हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वह एमसीक्यूज के रूप में होंगे, और जिसमें कि लगभग पूरी सीपीसी को हम क्रम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं यह धारा 1 से लेके आगे क्रमशः जो है हम इसमें बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जो है इस पर जो भी वीडियो हम डालें वो आपको मिलता रहे। चूँकि हमारे चैनल विधिकारी पर आपको इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या अन्य राज्यों की परीक्षाओं के जो सिलेबस हैं उन सिलेबस के संबंधित प्री परीक्षा के लिहाज से हमने बहुत सारे वीडियो को वहाँ अपलोड किया है और वो आपके लिए बेहद कारगर होंगे। और हमने सभी प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ और जो भी सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट करते हुए जो है आगे बढ़ा है, आगे सॉल्व किया है। तो आपके लिए हमारा ये वीडियो बेहतर साबित होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई है? तो सीपीसी जो है यह 1 जनवरी 1909 को लागू हुई है और यह जो बताया गया है धारा 1 के उपधारा 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह जो संहिता है वह 1909 की 1 जनवरी को प्रवृत्त होगा। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार यह कहाँ तक है? तो सिविल प्रक्रिया का संहिता अर्थात सीपीसी का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है, सिवाय नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि 31/10/2019 से पहले इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं होता था। लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को चूँकि जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र को पूरी तरह से भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया है और अब जो भारत की जितनी भी विधियां हैं वह सभी विधियों का जो प्रवर्तन होगा वह कश्मीर राज्य पर भी लागू होगा। तो इसलिए वर्तमान में जो इसका उत्तर है वह संपूर्ण भारत पर है, लेकिन इसमें नागालैंड राज्य और जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है यह लागू नहीं होता है सीपीसी। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। तो धाराओं में जो संशोधन है वह संसद के द्वारा किया जा सकता है, जबकि इसके जो आदेश हैं तो आदेश में संशोधन जो है वह हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और जो सीपीसी है यह प्रक्रियात्मक विधि है और यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता यह संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो सीपीसी और सीआरपीसी यह दोनों ही भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया के उपबंध। तो इसके जो उपबंध हैं यह किस प्रकार के होंगे? तो यह जो है रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि रिट याचिकाएं जो होती हैं वो भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन होती हैं, इसलिए इस पर जो है रिट याचिकाओं पर जो सीपीसी के उपबंध हैं वह लागू नहीं होते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है पूछा है? तो यह दीवानी मामलों में लागू होती है। तो यह सही है, क्योंकि जो सीपीसी है वह सिविल प्रक्रिया के लिए ही बनाई गई है। राजस्व मामलों में भी यह लागू होती है, यह भी सही है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। और सेवा संबंधी मामलों में तो यहाँ पर सीपीसी जो है लागू नहीं होती है, जबकि भूमि विधि व स्थानीय विधि के मामले में भी सीपीसी के जो प्रावधान है वह लागू होते हैं। तो विशेष विधि और स्थानीय विधि के बारे में जो लागू होते हैं तो इसके संदर्भ में उपबंध जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और भूमि विधि में भी सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 5 के अंतर्गत ही दिया गया है। तो इस प्रकार से सेवा संबंधी मामलों में सीपीसी के जो रूल हैं, वो जो नियम हैं वह लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब प्रवर्तन में आया है, अर्थात वह कब से प्रवृत्त हुआ है? तो यह जो अधिनियम है वह 1 जुलाई सन 2002 को प्रवर्तन में आया है। और इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य यह था कि वादों तथा जो कार्यवाहियां हैं उनका शीघ्र जो है निस्तारण किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि इसे जो है मलीमथ कमेटी बनाई गई थी, मलीमथ समिति। तो इस समिति की सिफारिश पे भी यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था और 1 जुलाई सन 2002 को यह प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 के सुझाव किसके सुझाव पर बनाए गए थे?
तो यह जो दोनों संशोधन अधिनियम हैं 1999 का और 2002 का, तो ये दोनों ही संशोधन जो है मलीमथ समिति की जो सिफारिश है, इसी सिफारिश के आधार पर वादों और कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए इसको जो है बनाया गया था या इसका संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 और यह 1999 है और 2002 की वैधता को किस वाद में जायज़ ठहराया गया था? तो जो 1999 और 2002 का जो संशोधन अधिनियम है, इसको चुनौती दिया गया था सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के केस में, और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह दोनों जो अधिनियम हैं वह वैध हैं। नेक्स्ट है, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था कि जो मामले हैं उनको शीघ्र निपटारा किया जा सके, तो मुकदमों का शीघ्र निपटारा करने के लिए ही इस संशोधन विधेयक को या संशोधन अधिनियम को बनाया गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डिक्री को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो डिक्री की जो परिभाषा है वो धारा 2 के उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, एक डिक्री हो सकती है। तो एक डिक्री जो है यह किस प्रकार की हो सकती है? तो इसके संदर्भ में हम प्रावधान अगर देखते हैं तो धारा 2 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो डिक्री की परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि यह डिक्री जो है या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम हो सकती है। लेकिन धारा 2 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उस स्पष्टीकरण के अंतर्गत ही यह बताया गया है कि वह भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो सभी हैं प्रारंभिक, अंतिम, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, तो यह सभी प्रकार की जो है डिक्रियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश शामिल है। तो यह जो कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गार्निशी वह व्यक्ति है जो डिक्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल संपत्ति का प्रदान करने के दायित्व के अधीन होता है। तो यह जो कथन है वह गलत है, क्योंकि गार्निशी जो है डिक्रीदार को जो है कोई भुगतान करने या संपत्ति प्रदान करने के लिए दायित्व अधीन नहीं होता, बल्कि वह निर्णीत ऋणी को जो है कोई संपत्ति भुगतान करने के लिए दायित्व के अधीन होता है। अर्थात इसे सामान्य भाषा में कहें तो जो निर्णीत ऋणी है उसका भी जो ऋणी होता है उसी को गार्निशी कहा जाता है। तो इस प्रकार से केवल एक सही है जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, एक विभाजन के बाद में निम्न में कौन सी डिक्री सम्मिलित होती है? तो एक विभाजन के बाद में केवल प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है और केवल अंतिम डिक्री भी पारित की जा सकती है। तो इस प्रकार से विभाजन के बाद में प्रारंभिक और अंतिम ये दोनों प्रकार की डिक्रियां पारित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक डिक्री। तो प्रारंभिक डिक्री के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है कि किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा करती है परंतु वाद का पूर्णतया निष्पादन नहीं करती है। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रारंभिक जो डिक्री होती है वह वाद का पूरी तरह से जो है उसका समाधान नहीं करती है, बल्कि उसके विषय के संबंध में जो है कुछ अधिकारों का अवधारण करती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि पक्षकारों के अधिकारों जिन्हें अंतिम डिक्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णीत किया जाना है उसके निर्धारण की एक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से दूसरा भी कथन सही है। तो 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, डीम्ड डिक्री से क्या तात्पर्य है? तो डीम्ड डिक्री से तात्पर्य है कि जो न्यायालय है उसका अंतिम कोई पैराग्राफ है वह डीम्ड डिक्री के अंतर्गत आता है, और डीम्ड डिक्री को स्पष्ट रूप से कहीं बताया नहीं गया है, और बल्कि आदेश 21 और नियम 58 खंड 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय का अंतिम आदेश कुछ मामलों में डीम्ड डिक्री के रूप में माना जाता है। तो यह जो है डीम्ड डिक्री को कहीं इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो डिक्री की जो परिभाषा दी गई है उसमें उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप देखेंगे कि धारा 2 की उपधारा 2 के अंतर्गत उसमें यह बताया गया है कि किसी वाद को अंतिम रूप से निश्चय करना डिक्री कहलाता है। इसके अलावा वाद पत्र का नामंजूर किया जाना यह भी डिक्री के अंतर्गत आता है। धारा 144 के अंतर्गत जो है किसी प्रश्न का अवधारण करना तो यह भी डिक्री के अंतर्गत आता है। लेकिन उपधारा 2 के अंतर्गत ही जो डिक्री की परिभाषा दी गई है उसी के खंड
दो खंड दिए गए हैं, खंड क और खंड ख। तो खंड क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई आदेश जो है डिक्री नहीं होगा जिसकी अपील जो है आदेश की अपील की भांति होती है। और दूसरी बात यह बताई गई है कि व्यतिक्रम के लिए अगर कोई बात खारिज कर दिया जाता है तो ऐसा जो खारिज किया जाना है वह डिक्री नहीं होगा। तो यहाँ पर यही है कि व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश जो है वह डिक्री नहीं है। तो इसमें से तीसरा विकल्प ही डिक्री नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर कौन सा निर्धारण जो है डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला है, ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित विवादग्रस्त विषयों में से कुछ विषयों को अंतिम रूप से निर्णीत करता है तो वह डिक्री है, यह सही है। वादपत्र का नामंजूर किया जाना, तो वादपत्र का नामंजूर किया जाना भी डिक्री के अंतर्गत आता है। और इसी के अलावा धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण भी डिक्री होता है। जबकि जो है व्यतिक्रम के लिए अगर कोई वाद खारिज किया जाता है तो ऐसा जो खारिज किया जाना है वह डिक्री नहीं है। नेक्स्ट है, एक डिक्री कौन सी नहीं है। तो एक अभियोग की अस्वीकृति अर्थात जो है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, तो यह डिक्री है। दूसरा है, अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश, तो यह डिक्री नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट बताया गया है धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत कि व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई आदेश जो है वह डिक्री नहीं होता है। तो यहाँ पर अनुपस्थिति है तो यह एक तरह का व्यतिक्रम ही है, एक तरह का चूक है और उस चूक के कारण जो है वाद को खारिज कर दिया जाता है, तो यह डिक्री नहीं है। जबकि धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निर्धारण करना डिक्री होता है और पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करना भी डिक्री होता है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खंड 5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से क्या तात्पर्य है। तो धारा 2 के खंड 5 के अंतर्गत विदेशी न्यायालय की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कि भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो उसको स्थापित किया गया है और न उसको चालू रखा गया है। तो यहाँ पे आते हैं कि एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है, तो यह जो है विदेशी न्यायालय नहीं होगा क्योंकि वह भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा है कि एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है, तो यह जो है विदेशी न्यायालय के अंतर्गत यही आएगा क्योंकि यह भारत के बाहर स्थित है और इसे भारत की सरकार के द्वारा स्थापित नहीं जो है किया गया है। नेक्स्ट, डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। तो डिक्री धारक की यह जो परिभाषा है वह पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो डिक्री धारक की जो या डिक्रीदार जिसे डिक्री होल्डर कहा जाता है, इसकी परिभाषा धारा 2 उपधारा 3 के अंतर्गत दी गई है। तो निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। तो न्यायाधीश की परिभाषा जो है धारा 2 उपधारा 8 के अंतर्गत दी गई है और इसमें यह परिभाषा बताई गई है कि न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। तो यहाँ पर सिविल न्यायालय का ही अधिकारी होना चाहिए। तो सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश है सीपीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निर्णय का क्या अर्थ है। तो निर्णय का अर्थ है कि न्यायाधीशों के द्वारा आज्ञप्ति या आदेश के आधारों का कथन जो है वह निर्णय कहलाता है और निर्णय की जो परिभाषा है वह धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है। तो विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 11 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार विधिक प्रतिनिधि से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, अर्थात ऐसा व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि कहलाता है जो कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का जो है प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कि उसकी मृतक की जो संपत्ति है उसमें दखलंदाजी करता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही विधिक प्रतिनिधि कहा गया है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। तो इसकी परिभाषा धारा 2 के उपधारा 12 के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार
अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो कि संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हुए हों या जिन्हें ऐसा सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति जिस लाभ को मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक बात और इसमें बताई गई है कि सदोष कब्जा रखने के दौरान अगर वह व्यक्ति उस संपत्ति में कोई अभिवृद्धि करता है या उसमें कोई सुधार करता है तो जो है उसके कारण अगर उसको कोई लाभ प्राप्त करता है तो ऐसा जो लाभ होगा वह अंतःकालीन लाभ नहीं समझा जाएगा। तो इसको उदाहरण से अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति है और यह एक प्रॉपर्टी है और यह जो एक्स और यह जो प्रॉपर्टी है यह बी की है, लेकिन ए जो है इस पर सदोष रूप से अर्थात दोषपूर्वक जो है इस पर कब्जा प्राप्त किया है और इस कब्जे के दौरान इस संपत्ति से उसको धन की प्राप्ति हो रही है या मामूली तत्परता से वह धन प्राप्त कर सकता था। तो यह मान लीजिए अगर यह 100 रुपये यह इससे कमाया है या लाभ प्राप्त किया है तो इस 100 रुपये पर ब्याज सहित जो धनराशि होगी वह उसे बी को देने के लिए बाध्य होगा। और ब्याज क्या होगा तो ब्याज के बारे में जो प्रावधान है धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है और वह ब्याज जो धारा 34 में बताया गया है वो कितनी होगी 6% होगी, 6% वार्षिक। तो इसे ही अंतःकालीन लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट है दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है तो पहला है धारा 2(5) जो है इसमें विदेशी न्यायालय की परिभाषा दी गई है। 2 खंड 6 के अंतर्गत विदेशी निर्णय की परिभाषा दी गई है और 2 खंड 11 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है और धारा 2 खंड 10 के अंतर्गत अंतःकालीन लाभ को परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि अंतःकालीन लाभ की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 12 के अंतर्गत दी गई है और जबकि धारा 2 के खंड 10 के अंतर्गत जो है निर्णीत ऋणी अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके विरोध में जो या जिसके विपक्ष में निर्णय पारित किया गया है तो उसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। तो न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो धारा 3 में जो है न्यायालय की अधीनस्थता के बारे में प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि जो जिला न्यायालय होगा वह हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा और उसके अलावा जितने हर सिविल न्यायालय जो होंगे और लघुवाद न्यायालय वह जिला न्यायालय और हाई कोर्ट के अधीनस्थ होंगे। तो यह प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत सेविंग क्लास के बारे में बताया गया है अर्थात व्यावृत्तियाँ बताई गई हैं कि जो जो विशेष विधि हैं और स्थानीय विधि हैं उन पर सीपीसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। और धारा 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि संहिता का राजस्व न्यायालय को कब लागू होगी, संहिता के प्रावधान कब राजस्व न्यायालयों पर लागू होंगे, तो यह प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खंड 16 में प्रयुक्त विहित शब्दावली से क्या तात्पर्य है। तो विहित शब्दावली से तात्पर्य है कि नियमों के द्वारा विहित। नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा आदेश को परिभाषित करती है। तो आदेश की परिभाषा जो है वह धारा 2 के उपधारा 14 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार आदेश से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है और जो डिक्री नहीं है अर्थात न्यायालय का कोई ऐसा आदेश जो कि डिक्री नहीं कहलाता है वह आदेश कहलाता है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो प्लीडर की परिभाषा धारा 2 के खंड 15 के अंतर्गत दी गई है। बाकी को देखते हैं तो धारा 7 में सरकारी प्लीडर है, सरकारी प्लीडर इसमें परिभाषित है और धारा 2(15) में तो हमने देख लिया है कि इसमें प्लीडर को परिभाषित किया गया है और 17 के अंतर्गत लोक अधिकारी को परिभाषित किया गया है और 2 के खंड 11 के अंतर्गत यह विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है। अंतर्गत जो लोक अधिकारी अर्थात पब्लिक ऑफिसर की जो परिभाषा दी गई है तो इसके अंतर्गत हर न्यायाधीश आता है और एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा में है और सरकार से वेतन पाता है यह भी आता है, लेकिन एक ग्राम पंचायत का सरपंच जो है यह लोक अधिकारी या पब्लिक ऑफिसर नहीं होता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है? तो लोक अधिकारी जो कि धारा 2 के खंड 17 के अंतर्गत परिभाषित है, तो इसके अनुसार एक न्यायाधीश आता है। अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य जो है लोक अधिकारी है, और हर अधिकारी जो कि सरकार से वेतन प्राप्त करता है यह भी लोक अधिकारी के अंतर्गत आता है। लेकिन मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी जो कि सरकारी सेवा में इस समय नहीं है, तो यह जो है पब्लिक ऑफिसर नहीं है। नेक्स्ट है, सीपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो अधिकारिता को सीपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 3 के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि धारा 3 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो जिला न्यायालय होगा वह हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा, और उसके अलावा जितने अन्य सिविल न्यायालय या लघुवाद न्यायालय हैं वह जिला न्यायालय के अधीन होते हुए वह उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। तो इस प्रकार से 1 और 2 इन जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के अधीनस्थ होगा लघुवाद न्यायालय। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है अर्थात सुमेलित नहीं है? तो पहला है राजस्व न्यायालय, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 5 में दिया गया है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। और न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 9 के अंतर्गत जो है वह सिविल प्रकृति के वादों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है धारा 8 के अंतर्गत प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की बारे में बताया गया है। तो इसमें से जो तीसरा है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सही सुमेलित, तो इसमें से कौन से सुमेलित हैं या नहीं हैं? तो कैविएट दाखिल करने का अधिकार जो है 148A के अंतर्गत दिया गया है, तो यह सुमेलित है। प्रतिस्थापन के लिए जो आवेदन है इसके बारे में प्रावधान 144 में दिया गया है। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, तो सीपीसी में जो है 151 के अंतर्गत दिया गया है, और सीआरपीसी में यह 482 के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। तो सीपीसी में यह अंतर्निहित शक्तियाँ जो है यह सभी न्यायालयों को होती है, लेकिन सीआरपीसी में केवल हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। और दीवानी प्रकृति के वाद के बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार से यह जो है चारों सुमेलित हैं। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का वाद रखता है उसे अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित नहीं है। तो इस प्रकार से अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है और विवक्षित रूप से वर्जित नहीं है, तो जो है एक जो न्यायालय है वह सिविल प्रकृति के वाद का संज्ञान ले सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें 1 और 2 ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कथन ए, सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है। तो यह जो कथन है यह सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। कारण इसका है कि सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए। तो कारण गलत है, क्योंकि धारा 9 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो न्यायालय है वह सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण या संज्ञान ले सकता है, जब तक कि उसका जो संज्ञान है अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित न हो। तो यहाँ पर केवल जो है अभिव्यक्त बताया गया है, तो इसलिए यह सही नहीं है। तो इस प्रकार से ए सत्य है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध दिया गया है? तो यह उपबंध जो है धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। और प्रावधानों को देख लेते हैं। तो धारा 8 के अंतर्गत यह प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 10 के अंतर्गत वाद का रोक दिया जाना अर्थात स्टे ऑफ स्वीट के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 11 के अंतर्गत रेस जुडिकाटा के बारे में प्रावधान किया गया है, जुडिकेटा। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो दीवानी प्रकृति के वाद के बारे में प्रावधान जो है धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि कौन से वाद जो है वह दीवानी प्रकृति के होंगे। तो ये स्पष्टीकरण 1 जो है इसका है, इसमें यह बताया गया है कि ऐसे वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार जो है प्रतिवादित हैं, तो वे जो है दीवानी प्रकृति के वाद होंगे। तो संपत्ति संबंधी और पद संबंधी अगर कोई वाद जो है उसमें प्रतिवादित है अर्थात विवाद का विषय है, तो वही जो है दीवानी प्रकृति का वाद होगा। तो इसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध कोई दावा है
तो वह जो है दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, क्योंकि इसमें न तो संपत्ति संबंधी कोई प्रश्न विवादित है और न ही पद संबंधी। इसके अलावा वेतन का बकाया के लिए कोई वाद है, मृतक को दफनाने के अधिकार संबंधी वाद है और दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए कोई वाद है, तो यह सिविल प्रकृति के वाद होंगे। लेकिन केवल सामाजिक कार्यों से अगर वंचित किए जाने की कोई विरुद्ध कोई वाद लाया जाता है तो वह दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो पहला है कि पूजा संबंधी अधिकार के लिए वाद, तो यह दीवानी प्रकृति का है। केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्गत करने वाला वाद, यही जो है दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। बाकी भाटक के लिए वंशागत पद के अधिकारों वाला कोई वाद है तो यह दीवानी प्रकृति के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसमें से जो है राजनैतिक प्रश्नों के संबंधित अगर कोई वाद है तो वह दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो केस है वह सिविल प्रकृति का नहीं है? तो इसमें से आनुवंशिक पद के लिए वाद, यह दीवानी प्रकृति का है। आम चुनाव में नागरिक का वोट डालने का अधिकार के लिए वाद, तो यह भी सिविल प्रकृति का है। लेकिन स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति के लिए अगर कोई वाद होता है तो यह दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। नेक्स्ट, रेस ज्यूडिकेटा अर्थात जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है, इसके बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह किस मामले में लागू होगा? तो यह जो है वाद को जारी रखने से यह रोकता है, तो इसी मामले में यह लागू होता है यह सिद्धांत। सीपीसी की धारा 10 के अंतर्गत विहित निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या बाधित है? तो अर्थात धारा 10 जो है वह किस बात को रोकता है? तो धारा 10 जो है वाद के विचारण को रोकता है। नेक्स्ट, सीपीसी की धारा 10 उस हालत में लागू नहीं होगी जबकि जो पूर्ववर्ती वाद है वह किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 10 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यायाधीन विषय जिसे रेस सबज्यूडिस कहा जाता है, जिसके बारे में प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस शब्दावली से क्या तात्पर्य है? तो इस शब्दावली का तात्पर्य है वाद का रोक दिया जाना अर्थात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो इसमें विचाराधीन वाद का सिद्धांत यह धारा 10 में दिया गया है, प्रांगन्याय धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों सुमेलित नहीं है। निर्णय और डिक्री के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है, यही सही सुमेलित है। इसके अलावा साक्षी को समन, तो साक्षी को समन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि धारा 80 में सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है कि जबकि कोई वाद संस्थित किया जाता है तो वहाँ पर सूचना किस प्रकार से दी जाएगी। नेक्स्ट है सही सुमेलित, तो इसमें धारा 10 इसमें विचाराधीन न्याय के बारे में प्रावधान है, सुमेलित है। धारा 11 में पूर्व न्याय या प्रांग न्याय के बारे में प्रावधान है, ये भी सुमेलित है। धारा 39 में डिक्री के अंतरण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, तो यह भी सुमेलित है। और धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं, तो इस प्रकार से यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर आधारित नहीं है? तो इसमें से जो छज्जू राम बनाम नेकी का जो केस है, यही जो है प्रांग न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह धारा 114 के अंतर्गत यह पुनर्विलोकन जो दिया गया है उस पर आधारित है। बाकी नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है विधिक प्रतिनिधि, तो इसके बारे में प्रावधान जो है वह धारा 50 में दिया गया है, सुमेलित है। अनुरोध पत्र के बारे में प्रावधान धारा 70 में दिया गया है। और सूचना के बारे में प्रावधान जो है धारा 80 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि विचाराधीन वाद का जो सिद्धांत है वह धारा 10 में दिया गया है और धारा 11 के अंतर्गत प्रांग न्याय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है और उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपके लिए कारगर साबित होगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।